आपका जो चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री, वो चैप्टर बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करता है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक चैप्टर है जो आपका कॉमन है स्टेट बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। स्टोइकियोमेट्री उस पूरे चैप्टर को कवर करता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में एक और चैप्टर आता है जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, वो सेम ही है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री में ये सारी चीज़ें आ जाती है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, आपका पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, नॉर्मेलिटी का इक्वेशन, मोलारिटी का इक्वेशन, ठीक है। तो अभी देखो केमिस्ट्री के ना 3 पार्ट्स हैं। केमिस्ट्री आपका एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है आपका ऑर्गेनिक और तीसरा होता है आपका इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भर भर के कैलकुलेशंस है, जैसे स्टोइकियोमेट्री आपका हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, ठीक है। आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर कार्बन। तो इसमें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैंडल करते हैं। ये थोड़ा सा थियरी पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग पार्ट है, लेकिन इसमें हम चीज़ों को समझेंगे, SPDF एलिमेंट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। मैं आपको जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमको तो पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाइफर्केशन समझना है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उसमें और क्या क्या समझने वाले हैं। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट है, तमाम इफेक्ट्स हैं, जिसके वजह से रिएक्शंस अलग अलग लेवल पे होते हैं, रिएक्शन के मैकेनिज्म्स अलग अलग होते हैं। नहीं, बेसिक ही पढ़ना, ये लेसन ही है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लेसन ही है आपका। तो इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे, मतलब आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं ये हर एक चीज़ में लगेगा। जब आप एल्केन्स की स्टडी करोगे, एल्कीन्स की स्टडी करोगे, अरीन्स की स्टडी करोगे, प्लस आप जब अल्कोहल्स, फिनॉल्स की स्टडी करोगे, तमाम चीज़ों में ये चीज़ें लगेंगी। तो आपको यहाँ पे बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें घूम घूम कर आपके हर एक चैप्टर में आएंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में भाई साहब एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्लीज पे अटेंशन हेयर। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझेंगे भाई साहब क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो व्हाट इज बेसिकली ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक, एनीवन व्हाट इज ऑर्गेनिक। भाई साहब जो ऑर्गेनिज्म से बने, ठीक है, जो चीज़ आपकी ऑर्गेनिज्म से बने, ठीक है, एक्चुअली नाम यहाँ से आया है, ठीक है, नाम यहीं से आया, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग क्या सोचते थे कि भाई साहब जो आपका, जैसे समझ लो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल, ये सारी चीज़ें, जो तमाम चीज़ें जो लिविंग थिंग्स से आती हैं, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि भाई साहब लिविंग थिंग्स में कोई एक जादुई शक्ति है, कोई एक जादुई शक्ति है जिसके वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। सो देयर इज सम इनहेरेंट फोर्स इन लिविंग थिंग्स बिकॉज ऑफ विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। और लोगों का ये मानना था कि सिर्फ लिविंग थिंग्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट पहले क्या बिलीव करते थे, ओनली लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कोई फोर्स है। और इसी फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया भाई साहब, वाइटल फोर्स थियरी, ठीक है। तो पहले के ज़माने के साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भाई साहब कोई मशीन जादुई फिट है जिसके वजह से वो क्या बना पा रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। ये वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत बुरी तरह से पिट गई जब वोलर ने डिस्कवर किया। सो देयर वाज द साइंटिस्ट कॉल्ड वोलर। व्हाट ही डिस्कवर्ड वाज, उन्होंने भाई साहब यूरिया को हीट किया, ठीक है। तो इन्होंने, तो यूरिया जो है, ठीक है, तो आपका ये यूरिया है, यूरिया क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एनिमल प्रोडक्ट है तो इसमें तो कार्बन रहना ही रहना है। इन्होंने क्या किया भाई साहब, यूरिया लैब में बना लिया इनऑर्गेनिक चीज़ों से, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइटल फोर्स थियरी के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोलर ने क्या किया, यूरिया बना लिया लैब में इनऑर्गेनिक चीज़ों से, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑर्गेनिक लिविंग थिंग। ही बेसिकली क्रिएटेड यूरिया, एंड यूरिया इज बेसिकली व्हाट, एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है।
तो इसलिए क्या हो गया, वाइटल फोर्स थ्योरी खारिज हो गई। और आज की तारीख में आप लाखों की तादाद में बैठे बिठाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन बेसिकली प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट organic compounds can only be prepared from organisms. Organic compounds can be prepared in the lab if you know the mechanism what you need to prepare, ठीक है। तो इसी से आपका भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो द रीज़न वाई इट इज़ ऑलवेज रिटन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हमारी शुरुआत इसी से हुई थी कि भाई साहब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आज की तारीख में भी हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से आते हुए, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स ऑब्वियसली लाइफ, तो लाइफ मतलब जितने भी आपके लिविंग चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन, ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक हो। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ये भाई साहब आपका ऑर्गेनिक नहीं है, दिस इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। या कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी आपका ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों नहीं है ये हम बाद में समझेंगे, इनके स्ट्रक्चर के वजह से ये नहीं है, ठीक है। ऑल्दो दे कंटेन कार्बन स्टिल दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। खैर ये हम बाद में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली आपका क्या होगा भाई साहब, कार्बन होगा। इट शोज कैटनेशन, ठीक है। कैटनेशन क्या होती है भाई साहब, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स। भाई साहब टा ये चलता ही जाएगा, कोई रोक नहीं है, ठीक है। बहुत बड़े कार्बन चेन्स आपके ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग चेन्स, लॉन्ग चेन्स, इज नोन एज कैटनेशन। दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने पढ़ा है भाई साहब, द एबिलिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज नोन एज कैटनेशन, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ कोई लिमिट नहीं है भाई, यहाँ पे रुकना है, 2 के बाद रुक जाना है, ऐसा नहीं है भाई साहब। 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 हज़ार के तादाद में भी भाई साहब अटैच हो सकते हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका भाई साहब प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी कार्बन की केमिस्ट्री, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बोले हम तो कार्बन की। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, लेकिन हर कंपाउंड में जहाँ पे कार्बन है ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक हो। जैसे मैंने आपको बोला कार्बोनिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आर वी गेटिंग दिस पीपल, इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार्बन इन इट। अभी आप पूछेंगे क्यों, इनके स्ट्रक्चर्स के वजह से, हम उस चीज़ को समझेंगे बाद में, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब कार्बन इन इट्स कंपाउंड, सिंपल। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन है तो वो ज़्यादा करके ऑर्गेनिक ही होगा। अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नहीं है, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट फॉर कार्बन, ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स की स्टडी, उनके कंपाउंड्स की स्टडी एक्सेप्ट फॉर कार्बन इज इनऑर्गेनिक, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये सारा आपका इनऑर्गेनिक का सेट, मतलब 118 एलिमेंट्स में कार्बन एक तरफ और 117 एलिमेंट्स एक तरफ। तो 117 एलिमेंट्स की जो स्टडी आप करते हैं उसको आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक, और कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी जो आप करते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाँ, कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस के रीजंस क्या हैं वो हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आपका इनऑर्गेनिक है, कार्बोनिक एसिड आपका इनऑर्गेनिक है। सो ये दोनों को छोड़कर लगभग सारे कंपाउंड्स जो कार्बन के बनते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक, ठीक है। और उनको छोड़कर जो भी कंपाउंड्स बनते हैं दे आर नोन एज इनऑर्गेनिक। ओके, सो कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, अभी देखो यहाँ पे सी, ये सारे आपके जो, जैसे ये हो गया मीथेन आपका, दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज, ठीक है। ये भाई साहब बोतल खोलिंग, दारू पोरिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इन सब कंपाउंड्स में कार्बन है। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, however this is not an organic compound, this also is not an organic compound, this is not an organic compound, ठीक है। we will see why, ठीक है। NaSCO3, this is बेकिंग सोडा है, आप जो केक वगैरह बनाते हैं अपने घरों में, so this is basically NaSCO3, this is also not an organic compound,
ये आपका अमोनियम साइनेट है, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, वी विल सी द रीजंस व्हाई। NaCl, HCl, H2SO4 कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन, तो कहीं पे भी आपका कार्बन रहेगा तो ये आपके कंपाउंड्स होंगे। हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऊपरी तौर से मान रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये वाला भी और नहीं होगा, ये वाला भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे जहां पे कार्बन है ही नहीं, देयर इज नो कार्बन एट ऑल, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? इनऑर्गेनिक। सिंपल, यहाँ पे कार्बन दिख ही नहीं रहा है, कोई जजमेंट ही लेने नहीं रहा है, सीधा इसको टैग कर देंगे हम इनऑर्गेनिक, ठीक है। ओके, सो आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये हो गए आपके, ठीक है। बट CO, जैसे मैंने आपको बोला, CO2 मेटल कार्बोनेट्स जो आपने अभी पढ़ा, देखो Na2CO3, ठीक है, ये एक मेटल कार्बोनेट हो गया। NaHCO3 ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, साइनेट्स, अभी आपने देखा भाई साहब अमोनियम साइनेट देखा आपने, NCO, ठीक है, अमोनियम साइनेट। दे कंटेन कार्बन बिकॉज दीज कंपाउंड डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी पीछे अगर आप जाओगे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनेट्स, इसमें भी कार्बन रहेगा, आर कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दो दे कंटेन कार्बन बिकॉज दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉलो द ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज। तो इसमें भाई साहब ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। अमोनियम साइनेट हो गया, ये दिस इज बेसिकली अमोनियम साइनेट। तो ये सारे आपके इनऑर्गेनिक हो जाएंगे। दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, दीज आर नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह इनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। ओके, सो द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स क्या हो जाएगा? आप देखो यहाँ पे CH4, दिस इज मीथेन, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, कार्बन तो है ही नहीं वैसा, लेकिन देखो इनमें कार्बन रहने के बावजूद भी दीज आर व्हाट? दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर किसी कंपाउंड में कार्बन हो तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ज़्यादा करके 90% वो होगा ही। लेकिन इनऑर्गेनिक में हम क्रिस्टल क्लियर हैं। इनऑर्गेनिक मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर किसी कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो डेफिनेटली वो इनऑर्गेनिक होगा ही होगा, इसके लिए तो हम श्योर हैं। लेकिन किसी कंपाउंड में अगर कार्बन हो तो हो सकता है वो इनऑर्गेनिक भी हो, ज़्यादा करके वो ऑर्गेनिक ही होगा, लेकिन किसी किसी कंपाउंड में वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब हो गए, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ज़्यादा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, विल प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होती है, फैट्स प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होता है, विटामिन्स प्रोड्यूस होता है, मिनरल्स प्रोड्यूस होता है, वो सारे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑल ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पूरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? जैसे आपका शुगर जो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, मतलब आपके बॉडी का शुगर, और अगर आप प्रॉपर शुगर देखेंगे तो भी, ठीक है, इट इज़ बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया आपका जो वेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये सारे आपके ऑर्गेनिक। स्टडी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे रॉक्स हो गए आपके, ठीक है, रॉक्स, मिनरल्स, ठीक है, इतने सारे आपको मिनरल्स मिल रहे हैं, ऑल दीज आर बेसिकली व्हाट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। ओके, इन 1815, ठीक है, बर्जीलियस, ठीक है, प्रपोज द वाइटल फोर्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन्होंने भाई साहब बोला कि हमारे अंदर कोई भूतीला शक्ति है। भूतीला शक्ति मतलब कोई इनहेरेंट फोर्स है जिसके चलते हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग, ठीक है। तो आप नॉन लिविंग प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। तो इट मीन्स इन 1815 दैट बर्जीलियस, अ साइंटिस्ट, proposed that there was a vital force, there is an inherent force, हमारे अंदर कोई फोर्स है, कोई जादुई शक्ति है जिसके वजह से हम भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना पा रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो। द रीज़न वाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बिकॉज दे आर लिविंग
एंड दे हैव सम अमाउंट ऑफ वाइटल फोर्स इनसाइड देम। क्लियर है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो ये उनका मानना था, और तभी जितने भी कंपाउंड्स भाई साहब हमने डिस्कवर किए थे सारे के सारे भाई साहब वाकई में लिविंग थिंग्स से ही आ रहे थे। तब तक हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर किए थे, ऑल ऑफ देम वर गेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ओके। इन 1828 वोलर, अ जर्मन साइंटिस्ट, बेसिकली ही डिड व्हाट, ही वाज एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे भाई साहब वाइटल फोर्स थ्योरी खारिज हो गई। ठीक है, कि भाई साहब इन्होंने क्या किया, लैब में ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये आपका अमोनियम साइनेट, ठीक है, विच इज़ बेसिकली, अभी आपने क्या पढ़ा, कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साइनेट्स, दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका अमोनियम साइनेट है, भले ही इसमें कार्बन है बट दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक। ठीक है, आपने भाई साहब इसको हीट किया तो आपका क्या बन गया, देखो यूरिया, NH2CO। ठीक है, दिस इज बेसिकली यूरिया विच इज़ ऑर्गेनिक। तो वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इट इज़ बेसिकली डिस्कार्डेड बिकॉज नाउ इन द लैब यू आर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल रिएक्शन है जहाँ पे आपने देखा हो कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो रहा हो? सोचिए थोड़ा। नहीं, अरे कहाँ चलेगा भाई साहब, टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ चलेगा? टेस्ट ट्यूब बेबी भाई साहब ऑर्गेनिक है वो पूरा का पूरा, इट इज़ बेसिकली गेटिंग प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द बॉडी, बट वो पूरा पूरा ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कुछ है ही नहीं उसमें। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब हम कोई इनऑर्गेनिक चीज़ें एयर से लेकर उसमें से नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस फ्रॉम द ह्यूमन स्पर्म एंड द एग्स, ह्यूमन एग्स ओनली, लेकिन वो भाई साहब ऑर्गेनिक है ना? नो। अरे आप देखो ना भाई साहब, आपका जो मतलब CO2, 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, ये क्या बना रहा है, आपके प्लांट्स क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस 6O2। आप देखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है, ये क्या बन रहा है आपका ऑर्गेनिक, ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, ये आपका ऑर्गेनिक बन रहा है। नेचर में ये प्रोसेस निरंतर चल रहा है भाई साहब, फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस नेचर में चल रहा है बोल के हम और आप अलाइव हैं। ठीक है, वेदर वी कंज्यूम एनिमल्स और वेदर वी कंज्यूम प्लांट्स, all are dependent on producers and producers are able to produce their food by the process of photosynthesis। photosynthesis में हो क्या रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये तो चल ही रहा है आपका, ये आपका नेचर का प्रोसेस है जो निरंतर चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? नेचर के प्रोसेस को इनऑर्गेनिक बोल रहे मतलब तो प्रोसेस इनऑर्गेनिक है। हाँ, कैसे? अरे भाई साहब कैसे, सनलाइट, हाउ कैन दैट बी इनऑर्गेनिक? सनलाइट इज नॉट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो भाई साहब केमिकल ही नहीं है वो। सनलाइट इज नॉट अ केमिकल, सनलाइट इज आपका फिजिक्स में आता है, ये तो लाइट में आएगा, इट इज़ नॉट अ केमिकल जिसको आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में डिसोसिएट कर सके। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, तो इसको आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं। वाटर एक कंपाउंड है, इसको आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। सनलाइट इज नॉट अ केमिकल। ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब इनऑर्गेनिक से क्या बन गया, ऑर्गेनिक। क्लियर? ओके। सो वाइटल फोर्स थियरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय वोलर। सो वाइटल फोर्स थियरी वाज कंप्लीटली डिसअप्रूव्ड। इन 1845 कोलबे व्हाट ही डिड वाज सिंथेसाइज एसिटिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो 1856 एक के बाद एक अभी साइंटिस्ट लोग क्या बनाने लगे भाई साहब, दे वर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक के बाद एक जितने भी साइंटिस्ट थे दे वर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बर्थोल्ट ही सिंथेसाइज मीथेन, तो इन्होंने भाई साहब मीथेन की सिंथेसिस कर दी। ठीक है, सो ये एक के बाद एक सारे साइंटिस्ट करने लगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, MCQs हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थ, क्रस्ट एंड सी। क्या हो जाएगा नंदिनी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है, ओके। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए यूरिया synthesized was ammonium cyanide, ammonium cyanate, ammonium nitrate, all of these। क्या होगा अभी तो पढ़ा, साइनाइड की साइनेट नहीं, साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट। ठीक है, NH4NCO। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी हम देखेंगे भाई साहब। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो इससे बनता क्या है भाई साहब,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड इन, किस में यूज होता है भाई साहब, देखो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तमाम दवाइयाँ, जो विटामिन की गोली आप लेते हैं, जो आप स्वस्थ में ही ले रहे हैं, ठीक है, विटामिन की गोली कोई भी हेल्दी इंसान भी ले सकता है, उसमें भी भाई साहब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें जो बन रही हैं वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। सो आपके विटामिन के टैबलेट्स हो गए वगैरह वगैरह, मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में आपका जो पेट्रोल है वो है क्या, फॉसिल फ्यूल ही तो है, ठीक है। फॉसिल मतलब क्या है, फॉसिल इज़ वॉट, फॉसिल इज डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो डेड एनिमल्स और प्लांट्स में से आपको मिलता क्या है, कोल। कोल कहाँ से आ रहा है, कोल का फॉर्मेट क्या है, कार्बन। आप हमारे सबके अंदर कार्बन है, ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज उसका सिंथेसिस है भाई साहब, कार्बन तो रहेगा ही, चाहे एनिमल्स ले लो चाहे प्लांट्स। अभी इसी कार्बन को हमने भाई साहब अर्थ के अंदर बरी करके रख दिया है और काफ़ी सालों तक भाई साहब ये बरीड है, तो व्हाट विल हैपन, दिस कार्बन विल गेट डिकम्पोज्ड, और यही कार्बन डिकम्पोज होकर कोल बनाता है, फॉसिल फ्यूल्स बनाता है, पेट्रोलियम बनता है हमारा, ऑयल वगैरह वगैरह, ठीक है। सो पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज भाई साहब पूरा कार्बन पे बेस्ड है। आप देखो भाई साहब नेचुरल गैस देख लो, ऑयल देख लो, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली वॉट। और ये आपका देखिए पेट्रोलियम जेली, जिससे आपके कॉस्मेटिक्स बनते हैं, क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्रूड ऑयल जो होता है वो कच्चा तेल होता है जो ज़मीन से हम निकालते हैं, इसका भाई साहब हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इसमें बनता है आपका पेट्रोल, फिर बनता है आपका डीजल, ठीक है, फिर आपका बनता है भाई साहब केरोसिन, फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे जेलीज वगैरह हो गए, ठीक है, दीज आर पेट्रोलियम जेलीज, तो तमाम चीज़ें बनती हैं, ठीक है। सो एलपीजी हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन एक्सेट्रा, दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स विच आर यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। ओके, व्हाट डू वी हैव, डाई इंडस्ट्रीज। डाई इंडस्ट्री जहाँ पे कलरिंग होती है भाई साहब, ठीक है, आप जो कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, वो भी तो आपके कलर्ड है ना, तो ये कलर जो चढ़ता है ये भी आपके कार्बन का इन्फ्लुएंस है इसमें, ठीक है। व्हाट एल्स, ठीक है, इंडिगो, एजोडाइज एक्सेट्रा, ये सब आपके भाई साहब जितने भी हैं जिसमें आपका डाई इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। पॉलीमर इंडस्ट्रीज, आपके प्लास्टिक्स, आपके नाइलन के, नाइलन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो जितने भी आपके प्लास्टिक फॉर्मेट्स होते हैं वो सब का सब भाई साहब कार्बन से बनता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल बेसिकली कार्बन से बनता है, ठीक है। नाइलॉन, टेलिन एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे आपके कार्बन से बन रहे हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी सारा आपका कार्बन का ही इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, ये सब पॉलीमर से बने हुए हैं भाई साहब, ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका कार्बन, ठीक है। परफ्यूम्स, क्रीम्स, टैल्कम पाउडर्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में आपका भाई साहब कार्बन यूज़ होता है, ठीक है। ओके, फूड इंडस्ट्रीज में आप देखोगे ये जो बेक होता है केक, ठीक है, उसका पेस्ट्री बनाएं या भाई साहब पाव में डालकर खाएं, लेकिन जो पाव बन रहा है आपका कैसे बन रहा है, एनीवन हैज़ एनी आइडिया? बेकिंग सोडा में क्या होता है, हाँ, बेकिंग सोडा में होता है आपका NaSCO3, ठीक है। ये जब आप इसको हीट करते हैं, जब आपने आटे में इसको मिलाया और जब आप इसको हीट करते हैं, ओवन में डाल दिया आपने, तो क्या प्रोड्यूस होगा भाई साहब, CO2 गैस प्रोड्यूस होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भाई साहब उसको फुला देगा ऐसे, ठीक है, तो इट विल इंक्रीज इन साइज। तो उसके बाद आप उसका पेस्ट्री बनाए या बर्गर बनाए, वो आपके ऊपर है। तो दैट इज़ हाउ फूड इंडस्ट्रीज़ में कार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बेकिंग में आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वो अगर आप देखोगे जो आपके पेप्सी या कोलास के बॉटल होते हैं, वो भी भाई साहब जब आप खोलते हैं फुस्स से आवाज़ आता है, क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर भरा हुआ है, वो क्या करके रखता है भाई साहब, वो उस चीज़ को ख़राब नहीं होने देता है, ठीक है। सो दैट इज़ देयर, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा आपके जो है फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ओके, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में भाई साहब यूरिया बनता है आपका, ठीक है। यूरिया आपका भाई साहब किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है। सो दीज आर थिंग्स विच आर ऑलरेडी देयर, ठीक है। यूरिया तो हमने देखा NH2CNO, ओके। आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, गारमेंट्स में कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं भाई साहब, गारमेंट किससे बनता है आपका, कॉटन से बनता है। कॉटन किससे बनता है आपका, प्लांट से बनता है, ठीक है। प्लांट में तो भाई साहब आपका होना ही होना है, तो उसमें कार्बन होगा ही, ठीक है, इट विल बी देयर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आपके जितने भी हो गए, नाइलन फाइबर्स हो गए, टेरिलिन फाइबर्स हो गए, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, जो कॉटन से आपके नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उन सब में भाई साहब कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। सोप इंडस्ट्रीज देख लो भाई साहब, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोप प्रोडक्ट्स हैं आपके जितने भी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑल दीज आर बेसिकली वॉट, कार्बन इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो ये आपके कार्बन के यूजेस हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या हो जाएगा, अभी कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आ गया, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स।
मतलब अभी हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, कोई मेटल आ सकता है, ये सारी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस इन नंबर, बहुत 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 ज़्यादा हैं, ठीक है। 117 एलिमेंट जितने कंपाउंड्स बना सकते हैं, एक लौता कार्बन और हाइड्रोजन उससे कहीं ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। सो 117 एलिमेंट्स के स्टडी और उनके प्रोडक्ट्स एक तरफ, और भाई साहब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एक तरफ, ठीक है। सो बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और इसका क्यों ऐसा है? क्योंकि भाई साहब पहली तो आपकी कार्बन बहुत लंबा चेन बना सकता है, 2 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, 4 कार्बन का चेन, ऐसे अनगिनत चेन बना सकता है, उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है। इसीलिए आपको अनगिनत, भाई साहब एक सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा, फिर दूसरा सोडियम नहीं डाल सकते आप उसमें, है ना, ठीक है। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है भाई साहब, कार्बन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपका चेन बनाता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज देयर। हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आपका भाई साहब कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए देखो, जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ना, उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्टेबल है कि उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हायर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। कार्बन टेट्रावैलेंसी, कार्बन की भाई साहब होती है टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन 4 मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म, इस चीज़ को आप पढ़ेंगे, अभी अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। आइसोमेरिज्म मतलब कैसा होता है कि देखो ये 4 डेस्क हैं, ठीक है, ये वाइट वाइट ब्राउन और ग्रीन, ले देकर इसमें भाई साहब 8 लोग बैठ सकते हैं। मैंने भाई साहब एक डेस्क को इधर कर दिया, एक डेस्क को इधर, एक डेस्क को इधर, ऐसा मैं कितने कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ, इसको इधर इसको इधर, इसको इधर इसको इधर, या ऐसा एक्सचेंज, या मतलब 4 को घुमा सकता हूँ बहुत सारे तरीक़ों से, है ना। सो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब कार्बन का जो कंपाउंड है उसमें एक चीज़ इधर आ गया, एक चीज़ इधर आ गया, कुछ चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ इधर इधर ऐसा ऐसा कर दिया, तो ये आपके आइसोमर्स बन जाते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी आइसोमेरिज्म इन डिटेल इन दिस चैप्टर ओनली, ठीक है। और जब आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई साहब, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर जगह वो अप्लाई होगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फील्ड्स विल डील विद दिस। कार्बन एग्जिबिटिंग मल्टीपल बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है भाई साहब। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और कार्बन में भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की प्रॉपर्टी है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड में हाई डिसोसिएशन एनर्जी आपको देना पड़ेगा, मतलब इनकी स्टेबिलिटी भाई साहब हाई। तो इसी चक्कर में आपके कार्बन और कंपाउंड्स, उनके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। आर वी क्लियर कि भाई साहब इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों है? दीज आर द रीजंस व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सो वास्ट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग्स इज नोन एज कैटेनेशन। 10th में आप भाई साहब इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। ये कार्बन की मतलब कैपेसिटी है कि बहुत बड़ा चेन का कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। 100 से भी ज़्यादा चेन एक कार्बन कंपाउंड में हो सकता है, एक मॉलिक्यूल में हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली कैटेनेशन। तो कार्बन की ये कैपेसिटी है कि बहुत बड़ा कंपाउंड बना सके। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट कैटेनेशन एबिलिटी इज कार्बन। सारे जितने भी 118 एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जिसकी एबिलिटी है वो कौन है? कार्बन है। ऑफ ऑल दी 118 एलिमेंट्स दैट यू हैव, द हाईएस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन इज एग्जिबिटेड बाय कार्बन। कार्बन एग्जिबिट्स द हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। भाई साहब ये तो पढ़ ही चुके हैं आप, कार्बन के आजू बाजू 4 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड में सेम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब प्रॉपर्टी भाई साहब बहुत ज़्यादा हो गई है ना। टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी कार्बन फॉर्म्स ऑल 4 सिंगल बॉन्ड्स। भाई साहब ऐसा, भाई साहब यहाँ पे ऐसा टैंक 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 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। 2 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये कार्बन, तो अभी आपके पास कितने बचे यहाँ पे? 2 डबल बॉन्ड हो गए यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड। मतलब कैसा है कार्बन? कार्बन भाई साहब एक डबल बॉन्ड बना रहा है, एक ये और ये किए, ठीक है। एक भाई साहब 4 ऐसा, ठीक है। और क्या भाई साहब, अगर उसके ट्रिपल बॉन्ड बन गए तो ये बन गया, ठीक है। तो ऐसा आपका भाई साहब है, तो कुछ भी बना सकता है वो, ठीक है। 1 ट्रिपल बॉन्ड
1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड्स और चारों भाई साहब अलग अलग बॉन्ड्स। तो दिस इज बेसिकली देयर। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये जब आप समझेंगे, मतलब देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे तो आप उसको समझेंगे। सो फिलहाल के लिए हम इसको पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट ये जरूर समझा सकता हूँ कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, अगर आपने देखा रहेगा कार्बन का क्या भाई साहब ये होता है कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। यहाँ पे हो गया आपका ये कार्बन हो गया 12C6। जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है ना, और इस फॉर्मेट में वो आप नहीं समझ पाएंगे अभी, उसको हम पेंडिंग रखेंगे, वो हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे तो समझ में आएगा। आपका 12 क्या हो गया यहाँ पे, 12 इज व्हाट, योर एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर हो गया। और 6 क्या हो गया, बोलो, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया। अगर मैं सीधे सीधे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो गया कार्बन एटम, तो इसके प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, बोलो, 6 प्रोटॉन्स। और आपके न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 12 - 6, 6 न्यूट्रॉन ये रहेंगे आपके न्यूक्लियस के अंदर, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए और 6 इधर हो गए। क्लियर है भाई साहब, यही पढ़ा है ना आपने, 2 हाँ 4 बाहर, ठीक है, 2 अंदर और 4 बाहर, यही पढ़ा है ना आपने, ठीक है। बकवास पढ़ा है, हाँ, क्योंकि अभी ये खारिज हो जाएगा। दिस विल नाउ यू विल लर्न दैट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। 10 तक आपने यही पढ़ा था, तो नाउ यू विल लर्न दैट दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। खैर ये आपको जो कोर्स में जो आता है वही आपको पढ़ाया जाता है, तो ये दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ गोइंग टू गेट मॉडिफाइड, ठीक है। खैर अभी अगर हम इसी को समझ रहे हैं, ठीक है, इसी को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कितने हो गए भाई साहब, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो वी आर क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। सो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या होता है भाई साहब, ये जो आपका यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हो गए, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका हो गया भाई साहब 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है। जैसे ही आप इसको हीट देंगे, मतलब ये नॉर्मल स्टेट है कार्बन का, तो अभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग चालू कर देंगे भाई साहब, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट ऑर्बिट दैट इज अवेलेबल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट 2 स्टेट्स होते हैं, ठीक है। बाई वॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने अभी तक उतना एनर्जी नहीं दिया है कि इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑर्बिट में टपके, ठीक है, तब तक क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रहेगा। जैसे ही उसको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाएगी, इट विल बेसिकली टपकोफाई ऑन द अदर ऑर्बिट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट होता है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज समथिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ, नीदर दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। जस्ट अंडरस्टैंड ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज व्हेन एक स्टेबल स्ट्रक्चर है भाई साहब, वहाँ पे आपके जो आपके होने चाहिए जहाँ पे वही है। जैसे आपने इसको एनर्जी दी किसी फॉर्मेट में, तो इलेक्ट्रॉन टपकेगा, ठीक है भाई साहब, वो जाएगा अगले हायर स्टेट में। फॉर एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज दिस मच, मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट ऑर्बिट में डालना है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट ऑर्बिट में डालना है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू विल रिक्वायर, 501 किलो जूल्स पर मोल। 1 मोल कार्बन को इतना एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ, तो वो आप अभी नहीं पढ़ेंगे, वो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्बिट्स आपके अनलिमिटेड हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स आपके अनलिमिटेड हैं। मतलब कैसा है ना, देखो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा एनर्जी दिया तो दूसरे ऑर्बिट, मतलब पाथ है, उसी में टपक सकता है वो। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इसके बाद ये वाला है, तो ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें थोड़ा आधा एनर्जी दिया तो यहाँ पे आधे में भटकेगा वो, नहीं। जब तक उसको इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने की एनर्जी नहीं मिल रही है, वो आधे में नहीं भटकेगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, उसको पूरा एनर्जी मिलेगा तभी वो जाकर दूसरे में भटकेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो आपको एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 500 किलो जूल्स पर मोल। ये मोल मतलब क्या होता है, मोल मतलब होता है 1 ग्राम एटम। जैसे कार्बन का भाई साहब 12 ग्राम इज 1 मोल, और 1 मोल मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो इतने एटम्स को इतना एनर्जी लगेगा फॉर द इलेक्ट्रॉन टू जंप इन टू द अदर ऑर्बिट, ठीक है। क्लियर है, इतना डाइजेस्ट हो जाएगा आज के लिए, भरपूर हजम हो जाएगा, ठीक है। आज एक मिनट हाँ, आराम से निकलिए भाई साहब।